धन्य सर, मैं आपसे शुरू करूं पहले। जिस तरीके से हालात अभी बन रहे हैं, लगातार एक तरफ 370 सीटें और 400 पार के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो नेता हैं उनको भी साधने की कोशिश हो रही है। मायावती जी को साधने की अलग कोशिश चल रही है, उधर ओवैसी साहब जो है उत्तर प्रदेश के मैदान में कूद पड़े हैं। तो आखिर इन सारे लोगों की जरूरत क्यों है? जब 400 पार में बिल्कुल आप श्योर हैं, फिर ये सारा जमावड़ा करने की जरूरत क्या है? पहले गॉसिप जो है सिनेमा में हुआ करता था, फिल्मों में जो है गॉसिप पत्रकारिता होती थी, गॉसिप करने वाले लोग होते थे, उसी न्यूज़ों उसी खबरों को आगे ले जाते थे हम। अब सिनेमा बहुत पीछे छूट गया है गॉसिप पत्रकारिता में, और गॉसिप नैरेटिव में पीछे छूट गया। दुखद बात यह है कि नेता गॉसिप करने लगे हैं। पहले फिल्म स्टार गॉसिप करते थे, कुछ बोल देते थे, उसका अलग ये हो जाता था, और वो कहते थे कि महान फिल्म आ रही है, अभी अगली फिल्म जो मेरी आ रही है महान फिल्म, ऐसी फिल्म अब तक प्रकट हुई नहीं। फिर बाद में पता चलता था कि अरे ये तो वही है। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी अभी देखिए संदेश खाली में गए हुए हैं, कल कोलकाता गए हुए हैं और कह रहे हैं संदेश खाली जो है हमारे कहने पे बीजेपी के दबाव में केस दर्ज हुए, फलाना हुए, ठिकाना हुए। क्या दर्ज हुए, क्या केस है, ये कोई बता रहा है? कोई मीडिया पे चर्चा कर रहा है? भारी रेप हुआ तो केस करेगा ना भाई, कोई एफआईआर दर्ज है उसके खिलाफ? शाहजहां के खिलाफ या जो भी और 2 अपराधी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ रेप केस है? कोई बता रहा है? कहीं आपने खबर पढ़ी? ईडी का चार्ज उस पर है, ईडी के साथ मारपीट की, जमीन हथियाने का चार्ज है। हमने एक वीडियो किया था राम प्रकाश जी आज से 8-10 दिन पहले संदेश खाली को लेकर। तो संदेश खाली को लेकर के आप समझ लीजिए क्या वहाँ रचा जा रहा है। एक बवंडर, खाम खा के बवंडर जिसको कहते हैं, जिसकी कोई जगह नहीं है, मतलब जमीन नहीं है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थक रहे थे अजित पवार के खिलाफ जो है इतने 1000 करोड़ का घोटाला है। अभी पुलिस कह रही है कि घोटाला बंद करने की परमिशन दे दीजिए। आज ही की खबर है। अब बताइए, तो घोटाला हुआ या नहीं हुआ? अभी ये फैला रहे हैं कि जो बेंगलुरु में बम ब्लास्ट हुआ वो कांग्रेसी आतंकवाद है। अब बताइए, अभी जांच हुई नहीं, आतंकवाद बता दिया इन्होंने। तो ये पूरा का पूरा जो करते हैं ये गॉसिप पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गॉसिप गप पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। पॉलिटिक्स बहुत जमीन से जुड़ी होती है, पॉलिटिक्स से संबंध सीधा आम आदमी का होता है, गरीब आदमी का होता है। अमीरों के लिए राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है कि गरीबों को कैसे सुख पहुंचाया जाए। देश आजाद इसलिए कराया गया था कि गरीब आदमी जो इस देश का है उस तक सुख कैसे पहुंचे। अमीर आदमी तो तब भी सुखी थे। अभी जिन्ना के बारे में पढ़ रहा था, अभी आपको पता होगा जिन्ना का जो है 2.5 एकड़ का बंगलो है यहाँ पे मलाबार हिल में, बॉम्बे में। लंदन में उसका बड़ा सा घर था 7 एकड़ के आसपास का, वहां भी खुश थे जिन्ना। यहाँ आ गए, यहाँ भी खुश। 2.5 एकड़ का बंगला छोटा होता है क्या बॉम्बे में? 2.5 एकड़ मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा एरिया होता है। तो उस समय भी खुश थे, गुलामी के समय भी। अभी देश के ढेर सारे लोग विदेश चले गए हैं, क्यों गए हैं? कहाँ उनको मार के भगा रहा है कोई कि भागो इधर से, बल्कि वहां तो बड़ा सम्मान है और बड़ा कहते नहीं थकते हैं। मोदी जी वहां भी जाते हैं तो उनके भक्त चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार या कुछ और, मोदी मोदी के जयकारे लगाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो विदेशों में पल रहे हैं, विदेशों को पैसे से पल रहे हैं। उनको हिंदुस्तान में रेप हो गया, 2 लड़की को लटक गई पेड़ से लटक करके, उससे क्या लेना देना है? दलितों को पीटा जा रहा है बांध करके, उल्टा लटका करके, उनको क्या लेना देना है? अभी राजस्थान में पहले बड़ा रेप दिख रहा था प्रधानमंत्री जी को, जब वहाँ अशोक गहलोत की सरकार। अभी लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मोदी जी को दिखाई पड़ता है? दिखना उधर से बंद हो गया। लेफ्ट साइड जो है अब नहीं दिख रहा है उनको, अब खाली राइट दिख रहा है, मतलब ईस्ट दिख रहा है, बंगाल दिख रहा है उनको। बिहार भी अब दिखना बंद हो गया। बिहार में पहले बहुत एकदम दूर से दिखाई पड़ता था बिहार में, कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा था जब शिवसेना की सरकार थी, लेकिन अभी सब दिखना बंद हो गया। ना गुजरात में कुछ दिखता है, अभी केरल में दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है, इन जगहों पे दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे प्रधानमंत्री? कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? झूठ बोलने का क्यों इतना ठेका ले लिया? और आपके भक्त जो बोलते हो तो समझिए उनके पास जानकारी नहीं है। समझिए मैं कुछ बोल देता हूँ, मान लिया कि प्रवाह में, तो समझ में आता है कि मेरे पास जानकारी के सीमित साधन है। मैं अखबारों पर कुछ लोगों से बात करके इसी पर आधारित मैं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास तो पूरा तंत्र है, वो तो एक एक बात सच बोलेंगे, कहाँ बोल रहे हैं? तो इसलिए ये जो गॉसिप पत्रकारिता है और ये जो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार तो कम बोला है, उनको तो बोलना चाहिए था 800 पार। जो विधान अभी लोकसभा बनाई है ना, उसके लिए भी तय कर लेना चाहिए कि 800 पार अभी से हो जाएंगे। कहाँ से होंगे बताएंगे जरा? आप पूरे देश में देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है।
आपके उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह से 48 लाख पेपर लीक के मामले में पुलिस कांस्टेबल के लोग परेशान हुए, सड़कों पे बहुत सारे लोग आए, किसान सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। फिर कैसे आ रहा है 400 पार? फिर अगर ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, या तो आपको दम्भ है, झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको किसी अनजान सूत्र पे भरोसा है जो आम आदमी को नहीं पता है, जिसको लोग ईवीएम कहते हैं। यही हो सकता है ना। तो कैसे कोई बोलेगा 400 पार? आप 10 साल से शासन कर रहे हो, 10 साल में आपने कहाँ-कहाँ बदबू फैला दी है, कहाँ-कहाँ कचरा फैला दिया है, वो तो पूरा दुनिया जान रही है, और आप कह रहे हो कि 400 पार हो जाएंगे। कैसे और देगा? ये तो बड़ा अजूबा बात है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बहुमत आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन 400 पार कैसे आ जाएगा? मैंने बहुत जोड़ने की कोशिश की गणित, कि तमिलनाडु में भी लगता है सारी सीटें जीत लेंगे क्या, केरल में भी सारी सीट जीत लेंगे क्या, यहाँ पे बंगाल में भी सारी सीटें जीत लेंगे क्या, पता नहीं क्या होगा, सब जगह से सारी सीटें जीत जाएंगे तभी ना। 543 ही सीट है ना, तो 543 सीट में तो जहां जहां था उनका मैक्सिमम लिया हुआ उन्होंने। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, अब कहाँ लेना बाकी? गुजरात गुजरात बता ही दिया, अब कहाँ लेना बाकी है? कहाँ से आएगी सीटें? जी संजय सर, 2-3 सवाल है मेरे। एक तो सत्यपाल मलिक जी की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ असर होगा उनके चुनाव मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन के फेवर में जब खड़े होंगे? हालांकि वो तो पहले भी कह चुके हैं कि वो भाजपा के अगेंस्ट में सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा मैं बिहार और महाराष्ट्र की बात भी आपसे करना चाहता हूँ। मैंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, जन विश्वास यात्रा का जिक्र किया, जन विश्वास रैली वो करने जा रहे हैं एक बड़ी। तो ये कितना असरकारक देख रहे हैं आप? कितना इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में भी वो शामिल दिखे थे। तो ये जो यात्रा की पॉलिटिक्स है वो कितना काम आएगी इनके? उधर महाराष्ट्र में जो है वो शरद पवार साहब अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साहब को खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं, खाना खिलाएंगे। तो ये जो खाना खिलाने वाली पॉलिटिक्स है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि चर्चा खूब हो रही है इसको लेकर के। देखिए, खाना खिलाना हालांकि डिनर पॉलिटिक्स या लंच पॉलिटिक्स या ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स तो कहलाती है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जिस स्टेज पे महाराष्ट्र का या चुनाव है, सर, उसके डिनर पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में क्या खेल हुआ चुनाव में? एक समाजवादी पार्टी का जो डिनर था उसमें उनके लोग नहीं गए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी डिनर था। तो इस डिनर पॉलिटिक्स से कितना बदल गया है हिसाब किताब, वो हम 2-3 दिन से उस पर चर्चा कर रहे हैं ऑलरेडी। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, डिनर में तो आए थे, वोट देते समय पलट गए। तो किसके मन में क्या है? सबके मन में एक ही बात है, मुझे क्या मिलेगा। एक जो है ना कि इनके मन में क्या है, नेताजी के मन में क्या है, पता नहीं चलता था, क्योंकि नेताजी जो है जनता के लिए काम कर रहे होते थे, तो नहीं पता चलता था कि किस कास्ट के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कौन से लेवल की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी पूरे देश में पता चल गया कि ये नेताजी सत्ता के लिए काम करते हैं, इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। तो नेताजी सत्ता के लिए काम करते हैं, तो जाहिर है मलाई कहाँ मिलेगी, खाना कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। तो अभी शरद पवार जी के साथ टूट के जाएंगे लोग, ये तो अभी संभावना इसकी दिखाई नहीं पड़ रही है। वो बल्कि डिनर कराएं, चाहे जो है कुछ और गिफ्ट करें। अभी तो उनके पास, शरद पवार जी के पास कोई आने वाले नहीं है, लेकिन वो इसलिए बुलाया है कि जहाँ वो लोग जा रहे हैं वहाँ के वो अध्यक्ष हैं, शायद कोई कमेटी है जिसके अध्यक्ष हैं, उस नाते बुलाया है कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि एक संगठन भी, एक संस्था भी है उसके लिए, तो वो कोऑपरेटिव वगैरह कुछ संस्था है उसका ये है, तो उसका वो पर्पस है। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। और देखिए, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से शिवसेना पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया है, शिवसेना को ज़्यादा सीटें देने की बात की जा रही है, 20-21, कहीं कोई 20 बोल रहा है, कोई 21 बोल रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 16-17 सीट पर लड़ने की बात हो रही है, फिर एनसीपी 10 सीट पर लड़ने की बात हो रही है। तो शिवसेना को इंडिया गठबंधन ने ज़्यादा वजन क्यों दिया, ये सवाल है, जिसपे सवाल पे बात करें लोग, है ना। एक सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा ये दे करके। बीजेपी ने शिवसेना से अपना नाता तोड़ लिया, उसके बाद उसको कितना कसरत करना पड़ा बीजेपी को, ये आप देख लीजिए कि शिवसेना को तोड़ा, यहाँ से विधायक को सूरत ले गए, सूरत से फिर असम ले गए, असम से फिर गोवा लेकर के आए, गोवा से फिर लेकर के यहाँ आए, कितना कसरत हुआ। राज्यपाल को गालियाँ सुनवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, चरित्र खराब हुआ, सब कुछ सारा सहा, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ, भय बना रहा कि अरे हम नहीं कवर कर पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो कहा कि शरद पवार को भी तोड़ देते, तो शरद पवार को भी तोड़ दिया, उनके भी ज़्यादातर विधायक लेके चले गए, चुनाव चिन्ह छीन लिया, पार्टी का नाम छीन लिया, सब छीन लिया, तो भी संतोष नहीं हुआ।
तो अब क्या करते हैं, तो अशोक चौहान को ले आते हैं। अशोक चौहान 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी कठोर या कहिए ठोस कांग्रेसी थे। शंकरराव चौहान साहब गृह मंत्री तक रहे वो कांग्रेस में। उनके बेटे को फोड़ करके ले आए और कहा कि आइए, और राज्यसभा से उनको भेज दिया। मिलिंद देवरा को लेकर के आ गए, मिलिंद देवरा जो है वो शिंदे लेकर के आ गए मिलिंद देवरा। तो ये सब कसरत क्यों कर रहे हैं? एक शिवसेना उद्धव ठाकरे से लड़ने के लिए कर रहे हैं, और बीजेपी को पता है कि उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में लड़ना उनके लिए आसान नहीं है, और उनका जो वोट बैंक था उस पर वापस कांग्रेस ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एनसीपी को तोड़ लिया आपने, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस कहाँ टूटी आपकी? अशोक चौहान को ले जाने से, राज्यसभा में भेज देने से क्या फर्क पड़ता है? मिलिंद देवरा के कहाँ गणित है? उस सीट पे जो है शिवसेना की सीट है, शिवसेना की दावेदारी है, इसलिए शिवसेना वहां लड़ेगी। तो मिलिंद देवरा को तो सीट मिलना नहीं था, तो मिलिंद देवरा क्या करते बेचारे, तो राज्यसभा चले गए। पैसा है, सब कुछ है, संबंध है, पीयूष गोयल के नजदीकी होंगे, क्योंकि पीयूष गोयल और मिलिंद देवरा दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, दोनों के पिताजी नेता थे। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। अब महाराष्ट्र में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इतना सब कसरत करने के बाद भी बीजेपी को कि हम जो है बाजी नहीं मार रहे। सर्वे उर्वे कह रहा है, वो तो कहने दीजिए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि वो उनको मुश्किल है उनके लिए। पिछली बार लेकर के आए थे 28 सीट और 18 सीट और 23 सीट। क्या 23 सीट और 18 सीट कितने सीटें होती? उतनी सीटें आएंगी? लगता है कहीं से? नहीं लगता है। तो वो गया, गड़बड़ा गया उनका। फिर आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी स्थिति बनाई है, और नीतीश कुमार भी पूरे मन से अभी उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार में और बीजेपी में जो है कौन किसको मारता है, पहले ये लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार पटकने देते हैं या नरेंद्र मोदी पटकन, मतलब अमित शाह पटकने देते हैं, ये लड़ाई चल रही है। क्योंकि उनका जो बीजेपी का जो स्थानीय धड़ा है वो कहता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो नीतीश कुमार हटेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनकी लड़ाई जो है तेजस्वी से बाद में है, पहले नीतीश कुमार से लड़ाई है, और नीतीश कुमार की पहली लड़ाई बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया है। फिर आ गए हैं, अलग बात है, उनकी दूसरी वजह है। तो वहाँ भी गठबंधन जो है, नीतीश कुमार कब झटका दे के चले जाएं वापस, या कहें कि अगर समझिए वापस नहीं जाते हैं तो बोल देंगे मैं अकेला लड़ूंगा, लोकसभा में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अकेला लड़ूंगा वाला तो फैसला कभी भी सुना सकते हैं। वो विधानसभा भंग कराना चाह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो जाए, उस पर सहमत नहीं हो पा रही है बीजेपी। तो बीजेपी अपना गेम कर रही है, तो वहाँ भी गेम है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि जयंत सिंह जो चौधरी जयंत सिंह फंस गए हैं। उनको एक हमारे यहाँ कहावत है, या हिंदी में कहावत हालांकि है, उगले अंधा भई गति सांप छुचिंदर केरी, उगले अंधा निकले कोरी। तो जयंत चौधरी जी के साथ यही सवाल हो गया, क्या करें, वो रहें कि जाएं? न रहने से कोई फर्क पड़ रहा, न जाने से कोई फर्क पड़ रहा है। अजीब ऐसी स्थिति तो किसी नेता को भगवान करे हो ना, ऐसी स्थिति जयंत चौधरी की हो गई है कि वो क्या करें। हैं तो भी कोई दिक्कत किसी को नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अजीब परिस्थिति है। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख पा रहा हूँ कि बीजेपी के लिए, जैसा कि जयंत भाई भी कह रहे थे, राजा राम भाई भी कह रहे थे, और संदीप भी कह रहे थे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ गई हैं, गले तक आ गई हैं, इसलिए कि कहने के लिए कुछ नहीं है। और अभी जो 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 न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ये ने जो है 2-3 पत्रकारों पे जो केस नहीं दर्ज कर कही है, जो जुर्माना लगाया है, उससे भी छवि खराब हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हेट स्पीच गलत है। बॉन्ड की बात करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया, जो कहा, वो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है। तो सब कुछ तो बीजेपी के खिलाफ है। महिलाएं खिलाफ है, युवा खिलाफ हैं, बेरोजगार खिलाफ हैं। 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उसका पेपर लीक हो जाता है। बताइए, पेपर लीक होता तो मैं परीक्षा दे रहा था, मेरा एक पेपर कैंसिल हुआ था, बड़ी अफसोस हुआ था कि मेरा फिर पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे ननिहाल जाना था, वो हम नहीं जा सकते, क्योंकि फिर अगला 1 महीने के बाद एग्जाम है। तो ये परेशानी केवल बच्चों को नहीं, सबको परेशानी हो जाती है, पूरे पेरेंट्स को परेशानी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम दिलाना 10वीं 12वीं का आसान काम थोड़े है। नेताजी भाषण देने जाते हैं तो बस में भर भर करके लाते हैं, कितना लेके आते हैं? मोदी जी अकेले कहीं जाते हैं क्या? पूरी दुनिया समेट के लेके जाते हैं कि चलो हम भाषण देने जा रहे हैं, वही रिपीट करते रहते हैं। कांग्रेस को गाली देना, नेहरू को गाली देना, उसके अलावा कुछ है नहीं इनके पास। लेकिन नेहरू को कितना गाली दीजिएगा, उसकी भी लिमिट है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग पढ़े हुए हैं। आपने नारा, आपको इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि आप उस समय अन्ना हजारे जो है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। 10 साल में कोई भ्रष्ट कांग्रेस के नेता को पकड़ के बंद नहीं कर पाए।
जो भी नेता बंद हुए थे 2G में, कोयला में, सब मनमोहन सिंह के ज़माने में बंद हुए थे और इनके ज़माने में छूट रहे हैं। ये तो हालत है। ये जिसको कहते हैं भ्रष्ट है उसको मंत्री बना लेते हैं और वो कहते हैं कि सब पवित्र हो गए। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत करने आए थे, लेकिन ये बीजेपी मुक्त भारत करके चले जाएंगे। मुझे लगता है बीजेपी की बड़ी फजीहत होने वाली है इस चुनाव में, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। बाकी तो अब लोग लड़ ही रहे हैं, लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अभी गठबंधन कोई बहुत मायने नहीं रखता है। वो क्या बोलते हैं उनका, जो आपने नाम लिया मलिक साहब का, मलिक साहब किधर खड़े हैं, फलाना किधर खड़े हैं, मायावती किधर खड़ी हैं, मायावती बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के खिलाफ हैं, बंधन में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई मतलब नहीं उनके होने का। तो उससे जो है उनको नुकसान हो, और ये नुकसान जो है मुझे लगता है कि उनके नारे जो हैं वो खोखले साबित होते हैं।